नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके 2022 के बोर्ड पेपर सेट में पूछे गए हैं। हाँ बच्चों, किस पेपर सेट में पूछे गए हैं? 2022 के बोर्ड पेपर सेट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं 2022 के बोर्ड पेपर सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, 2022 के पेपर सेट में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो 5 नंबर में पूछे गए थे और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो 1 या 2 नंबर में पूछे गए थे। इसका मतलब यह है कि आपको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर सेट में हो सकता है कि 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएं। यदि आप फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल के सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और आप फिजिक्स में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं 2022 के पेपर सेट से एक न्यूमेरिकल। ठीक, तो बच्चों ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, किस टॉपिक से रिलेटेड है यदि आपको पता चल गया है तो फटाफट कमेंट करके आप बता दीजिए। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है कहां से है? धारिता से है, मींस संधारित्र से है। संधारित्र की धारिता वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। मतलब ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, इनके मध्य जो है तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ एक धारिता सी है वो मिसिंग है, इसी की धारिता हमको निकालनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें धारिता का श्रेणी क्रम और धारिता का समांतर क्रम। तो बच्चों यदि 2 धारिता श्रेणी क्रम में होते हैं तो वे कुछ इस प्रकार होते हैं। मतलब श्रेणी क्रम का सिस्टम यह है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। तो बच्चों यदि संधारित्र ऐसा जुड़ा है तो हम ये कहेंगे कि संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में है। ठीक है, मतलब इसकी धारिता क्या है? श्रेणी क्रम में है। यदि इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 है तो यदि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं तो इनकी जो तुल्य धारिता होती है बच्चों 1/C बराबर होती है 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर? यदि मान लीजिए 2 संधारित्र कुछ इस प्रकार हैं और पहले संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को एक जगह से कनेक्ट किया गया है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी एक बिंदु से कनेक्ट किया गया है, तो इस प्रकार के संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। और बच्चों समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है वो आपकी होती है C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के आधार पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो और देख के बताओ कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। बच्चों हम पहले इन दोनों संधारित्र पे विचार करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देना, इस संधारित्र की जो पहली प्लेट है और इस संधारित्र की जो पहली प्लेट है एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब इस बिंदु पे कनेक्ट है। तो मतलब क्या दिख रहा है चित्र से कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र क्या है? समांतर क्रम में है। अभी हम आपको बताए थे पहले संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट यदि किसी बिंदु से कनेक्ट है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट कहीं से कनेक्ट है किसी बिंदु से, तो वो क्या होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। तो आप यहां देख पाएंगे इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट यहां कनेक्ट है और इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट, मतलब ये दोनों क्या है? समांतर क्रम में है। तो आप लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र, पूरी बात आप लिख देना क्या है? समांतर क्रम में है। हम पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता आपका निकल के आ जाएगा C डैश बराबर क्या होता है? जब समांतर क्रम में होते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड।
बात समझ में आया। अब बच्चों अब आप देखो ये फिगर किस प्रकार हो गया। अब ये फिगर कुछ इस तरह हो गया, यहां पे हो गया 4 माइक्रोफैरड और ये आपका पूरा 4 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। ये आपका टर्मिनल बी है और यहां बच्चों आपका टर्मिनल 2 माइक्रोफैरड का है, ठीक। अब आप इन दोनों संधारित्र पे विचार कीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे इस संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। और इस संधारित्र में बच्चों ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। क्या देख पा रहे हैं कि पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा है। तो ये बच्चों किस क्रम में होंगे, तो ये बच्चों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। अब आप लिख देंगे इसको कि 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र, ये बात आप लिख लेना, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्लियर। तो जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो तुल्य धारिता बच्चों कैसे निकाला जाता है, तो तुल्य धारिता जो हो जाएगी, तुल्य धारिता 1/C डबल डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4। अब आप इसे कैलकुलेट करो, C डबल डैश 4 आप एलसीएम ले लो, 1 + 1 C डबल डैश 1 और 1 क्या हो गया 2/4, 2 1 कम 2 2 दूना 4 मतलब 1/2 और C डबल डैश को यदि आप ऊपर करते हैं तो इसकी तुल्य धारिता निकल के आ गई 2 माइक्रोफैरड। बात क्लियर, 2 माइक्रोफैरड। अब ये फिगर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये आपका हो गया धारिता C और ये बच्चों इधर आपका दिया है 2 माइक्रोफैरड और ये आपका 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड की जो तुल्य धारिता आई है ये आपकी हो गई 2 माइक्रोफैरड। बात क्लियर। अब आप देखो, अब आप क्या देख पा रहे हैं, इस वाले और इस वाले संधारित्र पर विचार कीजिए। 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की जो पहली प्लेट है इस 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। जब पहले वाले संधारित्र की पहली प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी तो वो संधारित्र बच्चों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ठीक। तो पुनः आप लिख देंगे कि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। क्लियर। तो अब इनकी जो तुल्य धारिता होगी, अब इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी बच्चों, यहां C डैश लिखे फिर C डबल डैश लिखे, अब आप लिख दो C ट्रिपल डैश बराबर, समांतर क्रम में जो होता है उनको सिंपली जोड़ देते हैं, मतलब 2 + 2 बराबर आ गया बच्चों 4 माइक्रोफैरड। अब ये फिगर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये टर्मिनल A है बच्चों, ये आपका हो गया C माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता जो आई है वो आई है 4 माइक्रोफैरड। क्लियर। और ये टर्मिनल है बच्चों, हमें निकालना है C का मान और कह रहा है बच्चों कि A व B के मध्य जो तुल्य धारिता है वो क्या है, 2 माइक्रोफैरड है। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, C व 4 किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। इसका मतलब ये दोनों संधारित्र किस क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तब लिखेंगे A व B के मध्य, A व B के मध्य तुल्य धारिता। तो बच्चों A व B के मध्य जो तुल्य धारिता दे रखा है वो आपका दिया है कितना, 2 माइक्रोफैरड और A व B के मध्य जो दोनों संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो बच्चों लिख देंगे तुल्य धारिता आपका दिया है 1/2 मतलब 2 माइक्रोफैरड बराबर ये हो जाएगा 1/C प्लस ये हो जाएगा 1/4। अब इनको आप कैलकुलेट कर दें, C की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 1/4 को आप इधर ट्रांसफर कर लो
तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/c। क्लियर? तो 2 और 4 का बच्चों एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4, 1/c, 2 में से 1 गया 1/4 बराबर 1/c। मतलब बच्चों 4 को ऊपर कर दो, c को ऊपर कर दो, तो c निकल के आ गया 4 माइक्रोफैरड। जो इसमें संधारित्र की धारिता की मिसिंग वैल्यू c थी वो निकल के आ गई 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आया ना समझ में? यदि बच्चों समझ में आया है तो एक कमेंट करके जरूर बताओ। तो बच्चों अब हम बताते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड पेपर सेट में देखने को मिल जाता है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्यावर्ती धारा के मैराथन क्लास का वीडियो एक बार जरूर देख लें और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स का वीडियो है उसे भी आप देख लें, ताकि प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आप सीख लें। क्योंकि बच्चों हर एक साल आपके बोर्ड पेपर सेट में प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और आप फिगर वाले क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है परिणामी वोल्टता, मतलब दिए गए परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। तो परिपथ देखने से बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा परिपथ है। तो जिन बच्चों को पता चल चुका है कि ये कौन सा परिपथ है वो फटाफट कमेंट करके बता दें कि ये परिपथ कौन सा है और उसकी प्रतिबाधा का व्यंजक क्या होता है। तो बच्चों ये परिपथ है LCR। ठीक है, जो दिया गया परिपथ है बच्चों ये क्या है? LCR है। और इस परिपथ से हमको निकालना है वोल्टता, परिणामी वोल्टता व वोल्टता एवं धारा में कालांतर। तो बच्चों LCR परिपथ की परिणामी वोल्टता का बच्चों फार्मूला होता है V² बराबर V² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर को आप इधर कर दोगे तो परिणामी वोल्टता निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर दो, फिर स्क्वायर को हम उधर करेंगे। तो VR मतलब प्रतिरोध के सिरों पे लगाया गया वोल्टेज। तो बच्चों प्रतिरोध के सिरों पे लगाया गया वोल्टेज है आपका 9 वोल्ट, तो यहां हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है। VL क्या है? प्रेरकत्व के सिरों पे लगाया गया वोल्टेज क्या है? 20 है। VC मतलब संधारित्र के सिरों पे लगाया गया वोल्टेज क्या है? 11 वोल्ट है का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 20 में से 11 गया 9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो V² बराबर हो जाएगा 81 प्लस 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये भी हो जाएगा 81। ठीक है, और 81 को 81 में जोड़ दीजिए, इसको आप ऐड करेंगे तो 1 1 2 और 8 8 क्या हो गया बच्चों? 16। क्लियर? तो V बराबर हो जाएगा √162 और 162 को आप लिख देंगे 2 गुणे 81 और 81 का वर्गमूल है बच्चों क्या? 9 और करड़ी में 2 अंदर ही रह जाएगा, मतलब इसकी जो परिणामी वोल्टता निकल के आ गई 9 करड़ी में 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब हम बताते हैं कि वोल्टता एवं धारा में कालांतर क्या होगा। तो बच्चों LCR परिपथ का जो कालांतर होता है, कालांतर को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और कालांतर आपका होता है tan इनवर्स VL माइनस VC अपान VR। VL माइनस VC अपान VR। फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स VL की वैल्यू है बच्चों क्या है? VL की वैल्यू 20 है, मतलब L मीन्स प्रेरकत्व के सिरों पे लगाया गया वोल्टेज क्या है? 20 वोल्ट है और धारिता C के सिरों पे लगाया गया वोल्टेज है 11 वोल्ट, प्रतिरोध R के सिरों पे लगाया गया वोल्टेज है 9 वोल्ट। तो बच्चों tan इनवर्स 20 में से 11 गया क्या होगा? 9, तो 9 बटे हो गया 9, 9 से 9 बच्चों क्या हो गया? कट हो गया,
और ये हो गया tan इनवर्स 1। क्लियर? अब आप ध्यान दो, अब हम ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं, कैसे निकालेंगे कोण का मान। हम देखते हैं कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। tan में कितने डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों tan 45 अंश का मान होता है 1, तो tan इनवर्स 1 की जगह आप लिख देंगे 45 अंश और आपका कलांतर निकल के आ जाएगा 45 अंश। क्लियर? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से है। बच्चों, इस टाइप के प्रश्न हर एक साल बोर्ड पेपर में किसी न किसी पेपर सेट में जरूर आता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, यंग द्विझर्री प्रयोग में। आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न यंग के द्विझर्री प्रयोग से है, मतलब व्यतिकरण वाले टॉपिक से है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रश्न में बच्चों क्या होता है कि एक रेखा छिद्र होता है यस, और यहां 2 रेखा छिद्र होता है S1 व S2। और बच्चों, इस रेखा छिद्र से कैपिटल D दूरी पर एक होता है पर्दा जहां पे फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो फ्रिंज जो प्राप्त होता है वो दीप्त और अदीप्त के रूप में प्राप्त होता है। इन दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ जो फ्रिंज प्राप्त होता है दीप्त और अदीप्त प्राप्त होता है। अब बात आती है फ्रिंज चौड़ाई की। तो बच्चों, पर्दे पर प्राप्त 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, अथवा 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक, अब हम आपको बता दें कि फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला होता है वो होता है d लैम्डा अपान स्मॉल t। कैपिटल D क्या है, द्विझिर्री से पर्दे तक की दूरी, स्मॉल d है दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी, और लैम्डा है बच्चों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक, अब हम आपको बता दें कि यममी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है, एक फार्मूला होता है एममी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो यममी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है XM बराबर होता है m d लैम्डा अपान स्मॉल t। तो बच्चों, यदि हम m बराबर 0 रखते हैं तो शून्य दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी, और शून्य दीप्त फ्रिंज की स्थिति को हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। और m बराबर 1 रखते हैं तो प्रथम दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा, m बराबर 2 पर द्वितीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों m बराबर 10 पर 10वां दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। क्लियर? अब बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग द्विझिर्री प्रयोग में शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.50 मिमी एवं 14.50 मिमी की दूरी पर प्राप्त होता है। मतलब शून्य क्रम की स्थिति 11.50 मिमी की दूरी पर प्राप्त होती है, और 10वें दीप्त फ्रिंज की स्थिति 14.50 मिमी की दूरी पर प्राप्त होती है। और कह रहा है कि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। और यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बदल दी जाती है। तो उसी समायोजन मतलब स्मॉल d और कैपिटल D को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, हेतु शून्य क्रम एवं 10वें दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आपको हम बताएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल देने से शून्य क्रम की स्थिति नहीं बदलेगी। मतलब दूसरी स्थिति में जो शून्य क्रम की स्थिति पूछ रखा है, आप उसका आंसर लिखेंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाने की वजह से शून्य क्रम की स्थिति मतलब शून्य दीप्त फ्रिंज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, और शून्य दीप्त फ्रिंज पहले जहां प्राप्त हुआ था वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। मतलब शून्य दीप्त फ्रिंज 11.50 मिमी की दूरी पर प्राप्त होगा। परिवर्तन क्या आएगा बच्चों, 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति में।
तो 10वीं द्वित फ्रिंज की स्थिति में जो परिवर्तन आएगा उसको निकालने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। शून्य द्वित फ्रिंज की स्थिति को आप पहले लिख लेना, शून्य द्वित फ्रिंज की स्थिति, और बाद में मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम पर जो आपकी फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगी, मतलब दूसरी जो फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगी वो, और इसमें क्या करना, 10 से गुणा कर देना, क्योंकि हमें 10वीं द्वित फ्रिंज की नई स्थिति पता करना है। तो ऐसा आप करते हैं तो 10वीं द्वित फ्रिंज की नई स्थिति आपको पता चल जाएगा। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको दूसरे केस में फ्रिंज चौड़ाई पहले ज्ञात कर लें, उसके बाद हम 10वीं द्वित फ्रिंज की स्थिति को ज्ञात कर लेंगे, और शून्य क्रम की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तरंगदैर्ध्य बदल लेने की वजह से शून्य क्रम की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और शून्य क्रम की स्थिति को बच्चों बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले हम पहली स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। तो पहली स्थिति में जो आपका दे रखा है कि शून्य क्रम की जो स्थिति है वो दे रखा है 11.5 मिमी, ठीक है। और बच्चों 10वें फ्रिंज की जो स्थिति है मतलब x10 बराबर दे रखा है 14.50 मिमी, ठीक। अब आप ध्यान देना, तो इस केस में आप फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा क्या है? दो क्रमागत द्वित फ्रिंजों अथवा दो क्रमागत अद्वित फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दो क्रमागत तो है नहीं, पहले शून्य क्रम फ्रिंज है, उसके बाद आपका क्या दिया है, 10वां द्वित फ्रिंज दिया है, ठीक। तो इसकी फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए पहले केस में जब आप फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा x10 माइनस x0 अपान 10। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो W1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14.50 माइनस 11.50 बटे 10, ठीक। तो W1 बराबर, इसमें से आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/10 बराबर हो जाएगा 0.3 मिमी, 0.3 मिमी। और पहले केस में जो तरंगदैर्ध्य है बच्चों वो दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को आप क्या करो, मीटर में बदल दो। तो जब आप इसे मीटर में बदलोगे तो 10 से माइनस 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 से माइनस 10 मीटर होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब ये आपकी हो जाएगी 6000 में क्या है बच्चों, 6000 को 6 × 10 पे 3 लिख सकते हो, ठीक। तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 6 × 10 से माइनस 7 मीटर। क्लियर? अब आप ध्यान देना जरा, W1 मीन्स फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला हो जाएगा d λ1 बटे स्मॉल d बराबर, इधर दिया है 0.3 मिमी। अब आप क्या करो, 0.3 मिमी को भी मीटर में बदल दो। तो लिखेंगे 0.3 गुणे मिमी को बच्चों मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिमी को मीटर में बदलने के लिए 10 से माइनस 3 से गुणा करेंगे। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, मीटर में बदल गया। तो कैपिटल D बटे स्मॉल d का मान निकाल लो, क्या होगा 0.3 गुणे 10 पे माइनस 3 मीटर, ठीक। तो λ1 बच्चों इधर आएगा, तो डायरेक्ट आप λ1 की वैल्यू रख लो। λ1 की वैल्यू क्या है, 6 × 10 से माइनस 7 मीटर। तो बच्चों मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, और कैपिटल D बटे स्मॉल d 0.3 में से क्या करो, दशमलव को हटा दो, तो ये हो जाएगा 3 × 10 पे माइनस 1 गुणे 10 पे माइनस 3। और बच्चों नीचे क्या दिया है, 10 पे माइनस 7 है, तो 10 पे माइनस 7 को आप ऊपर ले जाओगे तो 10 पे प्लस 7 हो जाएगा बट्टे 6। तो 3 × 1 3, 3 दूना 6। तो कैपिटल D बटे स्मॉल d आपका निकल के आ गया। अब आप ध्यान दो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 पे माइनस 1, 10 पे माइनस 3, तो -3 - 1 क्या होगा बच्चों, -4 होगा। और यहाँ दिया है 10 पे प्लस 7, तो 7 में -4 को जब ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पे प्लस 3 बटे नीचे क्या हो गया 2। क्लियर बात? अब कह रहा है कि दूसरे केस में, सेकेंड केस में आप आ जाओ। सेकेंड केस में कह रहा है कि यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल दी जाए, मतलब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को 5 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए, तो शून्य क्रम और 10वीं द्वित फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों तरंगदैर्ध्य बदलने से शून्य क्रम की स्थिति तो बदलेगी नहीं, हम आपको पहले बताया, ठीक है। 10वां फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने का भी तरीका बताया। तो क्या करें हम, जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल दिए 5000 एंगस्ट्रॉम कर दिए, तो इस केस में भी हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रिंज चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो बच्चों दूसरे केस में यदि हम फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं तो W2 बराबर होगा d लैम्डा 2 अपान स्मॉल t, d लैम्डा 2 अपान स्मॉल t। अब आप ध्यान देना, तो W2 बराबर d लैम्डा बटे d की वैल्यू क्या है, 10/3/2, क्योंकि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना है। क्या कह रहा है, उसी समायोजन हेतु, ठीक। तो कैपिटल D बटे स्मॉल d के जगह आप लिख सकते हैं 10/3/2 और लैम्डा 2 की वैल्यू है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम। अब आप क्या करो, चुपचाप 10/3 को आप लिख दो 10 × 10/2 और 5000 एंगस्ट्रॉम को आप लिख सकते हो 5000 × 10⁻10 मीटर बटे 2। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 क्या हो गया, 10। 5 का बच्चों 5 में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। अभी जरा रुको, ये हो जाएगा 5 × 10/2, 5000 को आप लिख सकते हो 5 × 10/3 और यहाँ बच्चों हो गया 10⁻10। अब 5 का 5 में गुणा कर लो तो ये हो गया 25। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड होगा। तो 10 पे पावर प्लस है, 10 पे पावर प्लस 3 है, 10 पे क्या है, पावर प्लस 2 है और 10 पे पावर प्लस 3 है। तो 3 और 2 बच्चों हो गया 5 और 5 में से 10 गया, 5 में से 10 जाता है तो क्या हो जाएगा, 10 पे -5 मीटर। अब हम क्या करते हैं, मीटर को मिमी में बदलते हैं। तो बच्चों यदि मीटर को मिमी में बदलोगे तो 1 मीटर में होता है 1000 मिमी, ठीक है। तो 1000 से आप गुणा कर दो तो ये मिमी में बदल गया, क्लियर। तो W2 बराबर आ गया 25 × 10 पे -5 और 1000 को आप लिख दोगे 10 पे +3 मिमी, ठीक। तो W2 बराबर हो गया 25, बेस सेम पावर ऐड, तो -5 में +3 को ऐड करोगे तो बच्चों हो जाएगा 10 पे -2 और इसे आप लिख दोगे 25/100 बराबर आ जाएगा 0.25 मिमी। क्या आ जाएगा, 0.25 मिमी। तो आंसर में आप लिखेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, शून्य क्रम की स्थिति पूछ रहा है और 10वें फ्रिंज की स्थिति पूछ रहा है। तो आंसर में आप साफ साफ लिख देंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदलने से शून्य क्रम की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और 10वां फ्रिंज की स्थिति, 10वां दीप्त फ्रिंज की नई स्थिति। तो बच्चों 10वां दीप्त फ्रिंज की जो नई स्थिति उत्पन्न होगी, पहले आप देखो शून्य क्रम की स्थिति कहाँ है। शून्य क्रम की स्थिति है 11.50 मिमी प्लस नया चौड़ाई कितना आया है, 0.25 गुणे 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे आप बच्चों कैलकुलेट करोगे तो 0.1400 मिमी आएगा, मतलब 10वें दीप्त फ्रिंज की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी 14 मिमी। ये बात आप ध्यान रखना कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदलने से शून्य क्रम की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इन टॉप 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से है। ये क्वेश्चन बच्चों लेंस वाले टॉपिक से है और उम्मीद है बच्चों आप लेंस वाले चैप्टर के मैराथन क्लास का वीडियो देख चुके होंगे। यदि बच्चों आप मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार उस वीडियो को देखकर लेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बच्चों हर एक साल बोर्ड पेपर के किसी न किसी सेट में लेंस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल 110% आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि +5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 लेंस है जिनकी क्षमता क्या है,
5 डायोप्टर है और दूसरे की क्षमता है -2 डायोप्टर। कह रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो बच्चों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना करना है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले संयुक्त क्षमता निकालना पड़ेगा। तो बच्चों पहले लेंस की जो क्षमता दिया है वो दिया है +5 डायोप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता दिया है -2 डायोप्टर। तो बच्चों इन दोनों लेंसों की जो संयुक्त क्षमता निकलेगी, संयुक्त क्षमता आपका निकलेगा P बराबर P1 + P2। ठीक है, चाहे जितना लेंस हो उनकी क्षमता निकालने के लिए उन सभी लेंसों की क्षमताओं को जोड़ देते हैं। ठीक, तो P बराबर बच्चों निकल के आ जाएगा, P1 की वैल्यू है 5 डायोप्टर और P2 की वैल्यू है बच्चों -2 डायोप्टर। तो 5 में से 2 जाएगा बच्चों तो मिल जाएगा 3 डायोप्टर। हमें निकालना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो बच्चों जब संयुक्त लेंस की क्षमता निकल गई तो फोकस दूरी निकालने का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि क्षमता बराबर फार्मूला होता है 1/f मीटर में। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। तो आप फोकस दूरी को सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं कि मीटर में, जिसमें आप निकालना चाहते हैं वो वाला संबंध वाला फार्मूला आप निकाल लो। तो हम बच्चों निकालना चाह रहे हैं फोकस दूरी को सेंटीमीटर में, तो फोकस दूरी हो जाएगी 100/p। क्लियर, तो ये हो गया 100 और यहाँ बच्चों क्या दे रखा है 3। क्षमता क्या है 3 आया है। तो अब आप क्या करो 100 में 3 से भाग दे दो, तो बच्चों क्या होगा 3 त्रिका 9 हासिल 1 10, 3 त्रिका 9 हासिल 1 0.0। ठीक है, मतलब ये आपका निकल के आ जाएगा F बराबर 33 सही 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकल के आ गया 33 सही 1/3 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E आपका दे रखा है 14I + 3J - 5K वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। में स्थित क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर दिया है 4J मीटर स्क्वायर। क्लियर, से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों उम्मीद है आपको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता होगा, पता है ना। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का बच्चों जो फार्मूला होता है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है φE बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। क्या होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो बच्चों वेक्टर E का जो वैल्यू है, वेक्टर E का जो मान है 14I + 3J - 5K डॉट। अब देखिए वेक्टर A का जो मान है 4J है, जो सदिश होता है बच्चों वो IJK के रूप में होता है। ठीक है, इसमें I और K की वैल्यू नहीं है। यदि आप I और K की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं 0I कैप लिख, कोई मतलब नहीं होगा 0I कैप का। लिख दोगे तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, और आप यहां लिख दो 0K कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, +0K कैप। अब आप ध्यान दो, अब हम डॉट प्रोडक्ट में बच्चों क्या करते हैं, I का I में मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट तो 1, J का J में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, और K का K में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। मतलब समान सदिश का यदि समान उसी सदिश में, मतलब किसी भी सदिश का यदि उसी सदिश में मल्टीप्लाई होगा मीन्स डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। I का I में, J का J में, K का K में डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और यदि I का J में करें, J का K में करें, मतलब अलग अलग सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। क्लियर, अब आप ध्यान दो, तो डॉट प्रोडक्ट करते समय सिंपल I का I में, J का J में और K का K में प्रोडक्ट कर देते हैं। तो I का I में बच्चों करोगे तो 1 होगा, मगर 14 का 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा 0। J का J में करोगे तो 1 होगा, और 3 का 4 में बच्चों करोगे तो क्या हो जाएगा 12।
k का k में करोगे तो 1 होगा, मगर 5 का 0 में करोगे तो क्या होगा बच्चों 0। इसका आंसर निकल के आ गया क्या 12। मात्रक क्या होगा, मात्रक बता दो आप वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक प्रश्न में क्या दे रखा है, वोल्ट बटे मीटर दिया है, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक दिया है मीटर स्क्वायर। तो इसी के हिसाब से हम वैद्युत फ्लक्स का भी मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप ध्यान दो। तो वैद्युत फ्लक्स E डॉट ए होता है, ठीक है, ध्यान देना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी दे रखी है वोल्ट बटे मीटर में, गुणे क्षेत्रफल क्या है मीटर का स्क्वायर। तो बच्चों मीटर से मीटर कट जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक निकल के आ जाएगा वोल्ट मीटर। क्लियर। तो वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्लियर। तो बच्चों उम्मीद है आज बताए गए पांचों के पांचों प्रश्न आपको फटाफट समझ में आए होंगे। समझ में आया ना। यदि बच्चों आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं।